हेलो दोस्तों, स्वागत है शुभम सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। नर्वस सिस्टम तो शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता हो, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इस तंत्र में सबसे मेनली भाग जो शरीर में होता है वो ब्रेन होता है, मनुष्य का मस्तिष्क। तो जब कई चीज़ें आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करती हैं, अगर उनमें से कोई एक चीज़ अगर हटा दिया जाए तो कुछ परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। जैसे इसके उदाहरण के हम लोग कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर हम लोग जो है कीबोर्ड को हटा दें तो कुछ उसके परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी, और जैसे कि माउस को हटा दे तो भी उसके कुछ परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो मुख्य भाग होता है इसका मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क को समझने के लिए जैसा कि चित्र हमने बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये क्रोमियम नामक हड्डी का एक आवरण होता है, जो आगे का हिस्सा होता है जिसे माथा बोला जाता है। तो ये क्रोमियम नामक हड्डी होती है। क्रोमियम नामक हड्डी के आवरण में जो है सुरक्षित रहता है। क्रोमियम नामक हड्डी और उसके बीच में फिर कुछ गैप होता है जहाँ पर एक पतली झिल्ली होती है। इस पतली झिल्ली को मेनाजोइट कहते हैं, मेनाजोइट झिल्ली कहते हैं। यह इसलिए होते हैं कि अगर हमारा जो है मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है, जो अगर क्रोमियम नामक हड्डी से जुड़ जाएगा तो इसमें जो है इन्फेक्शन हो सकता है, जिस कारण से एक पतली झिल्ली होती है जिसे मेनिनजोइट झिल्ली कहा जाता है। अगर कभी कभी मान लिया जाए कि हमारा जो है चोट मस्तिष्क में लगती है, तो अगर चोट इतनी ज़्यादा हो जाए कि क्रोमियम नामक हड्डी डिस्टर्ब होने के बाद ये जो हमारी मेनिनजोइट झिल्ली होती है, मेनिनजोइट झिल्ली हमारी डिस्टर्ब हो जाए, अर्थात इसमें चोट का असर मेनिनजोइट नामक झिल्ली तक हो जाए, तो यहाँ पर जो होगा तो तब जाकर मेनिनजोइट नामक एक बीमारी हो जाती है। मनुष्य का ब्रेन होता है, यह क्रोमियम नामक हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। क्रोमियम नामक हड्डी जो है मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्रोमियम नामक हड्डी जो है 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। क्रोमियम नामक हड्डी 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, 8 बोन्स का ग्रुप होता है। अब ये 8 हड्डियां होती है जो एक दूसरे से फाइब्रल जोड़ों से जुड़ी होती है। फाइब्रल जोड़ जो अर्थात रेशेदार जोड़ों से जुड़े होते हैं। ये रेशेदार जोड़ बहुत ही मजबूत होते हैं। और मनुष्य का मस्तिष्क जो है लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है, भार का होता है, जो मेनाजोइट झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। अगर कभी कभी मान लिया जाए कि अगर कभी कभी मनुष्य के मस्तिष्क पर कोई बाहरी आघात जैसे चोट लग गई, तो क्रोमियम हड्डी डैमेज होने के बाद में जो ये मेनाजोइट नामक झिल्ली होती है, अगर ये डिस्टर्ब हो गई कभी कभी, तो मेनाजोइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है। करेंगे अब हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन सेल कहते हैं। न्यूरॉन सेल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इनका पुनः निर्माण अर्थात रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। एक बार अगर ये जो हमारी न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करता। तो यह सबसे ज़्यादा यकृत मनुष्य के लीवर में, जिसे उर्दू में जिगर कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर एक बार हम यकृत में चाकू भी भोंक दें तो वो स्वतः ही ठीक कर लेता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है रिकंस्ट्रक्शन करता है, सेंट्रोसोम रिकंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इनका कोशिका विभाजन संभव नहीं है। अगर एक बार ये डैमेज हो गई तो वो फिर आदमी ठीक नहीं हो सकता है। एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के बीच में डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं, और इनके बीच में एक गैप होता है। तो जब हमारे सिग्नल जो होता है, इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में सोडियम होती है, Na सोडियम होता है, जो सिग्नल को एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब बहुत ही पसीना निकल गया तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो है उसका चक्कर आने लगते हैं। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर गैप है तो इनके बीच में सिग्नल कैसे पहुंचता है, जो हमारा मनुष्य में मस्तिष्क में जो सिग्नल जाते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। तो इनके बीच में सोडियम होता है, Na होता है, जो एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन से जोड़ता है और सिग्नल पहुंचा देता है। क्या होता है कि जब पसीना ज़्यादा निकलता है, मनुष्य के शरीर से पसीना ज़्यादा निकल जाए और पसीने के रूप में Na भी साथ साथ बाहर निकल जाता है। जब
सोडियम की जब Na की कमी हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य को चक्कर आने लगता है, वो उसको लगा दिया जाता है। ग्लूकोज में क्या होता है, Na की मात्रा होती है जिससे कि हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हो जाती है, तो इस क्रिया को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क के भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा में यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य के, चाहे आप लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही मनुष्य के मस्तिष्क के भाग के बारे में पूछे जाते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कहाँ होता है, जो हमारा ये आगे का भाग होता है, जो हमारा आगे का ये भाग होता है तो इसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क, दोनों मध्य मस्तिष्क देख सकते हैं कि दो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीचों बीच मध्य, जैसा कि नाम से ही पता है बीच वाला भाग, तो जो बीच वाला मस्तिष्क का भाग होता है उसे मध्य मस्तिष्क में डाला जाता है। और सबसे पीछे का भाग जिसे हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में कहते हैं, पश्च मस्तिष्क, जो हमारा सबसे पीछे का भाग होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। तो अब हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है यह भी 3 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का क्वेश्चन यहीं पर ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। तो आप लोगों को बता दें कि सबसे बड़ा जो भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है लगभग, या मनुष्य के मस्तिष्क का 66% भाग होता है। कितना, 66%? 66% मनुष्य के मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, तो सेरिब्रम के कारण ही मनुष्य के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जो जिज्ञासा होती है वह सब हमारे सेरिब्रम में ही होता है। तो सेरिब्रम में कुछ यादें, जैसे कुछ हमको याद करना कि पीछे हमने क्या करना है या आगे हमें क्या करना है या पीछे हमने क्या किया है, तो ये सब यादें जो मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें नई नई चीज़ों के बारे में जो जिज्ञासा होती हैं इसमें इसी सेरिब्रम में होती हैं, कि नई नई चीज़ों के बारे में जो जिज्ञासा, उनको सीखने के लिए कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं तो उसको सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो सेरिब्रम ही उत्पन्न करता है। और सब चीज़ों को याद रखने की भी जो क्षमता होती है वो सेरिब्रम के पास ही होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसका सेरिब्रम जितना ज़्यादा अधिक होता है, आप लोगों ने देखा होगी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक ही बार में पढ़ लिया कोई भी चीज़ तो उनको याद हो जाती है, और कुछ का कमज़ोर होता है तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो डरते रहते हैं तो उनको याद नहीं होता। तो जिसका सेरिब्रम जितना ज़्यादा अधिक होगा उसको चीज़ें उतने ही ज़्यादा दिन तक या उतनी जल्दी याद हो जाएंगी। तो अब हम लोग थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। क्या होता है थैलेमस? थैलेमस क्या होता है, ये बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है। जैसे बाहरी वातावरण में क्या है, तो अधिक अगर गर्मी होगी तो ये मस्तिष्क को बताएगा कि हमें ठंड लग रही है बाहर से, या अधिक गर्मी होगी तो भी हमारे मस्तिष्क को ये सिग्नल भेजेगा या बताएगा कि बाहर जो है बहुत ही ठंडा है। तो थैलेमस जो है बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह बाहरी वातावरण को बताता है। ज़्यादा इसका कोई मेनली कार्य नहीं होता, बस यह बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी देता है, बाहरी वातावरण के बारे में हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक प्रकार से हमारे हाइपोथैलेमस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो भाग होता है ये अग्र मस्तिष्क का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है, ये अंदर के वातावरण को नियंत्रित करता है, अंदर के वातावरण को अंदर के जो हाइपोथैलेमस होता है ये मनुष्य के अंदर के वातावरण को नियंत्रित करता है। और अर्थात कैसे नियंत्रित करता है, जैसे कि अंदर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये पसीने के रूप में निकाल देता है। हाइपोथैलेमस ही हमारे प्यार और गुस्सा को नियंत्रित करने, इसके अलावा जो है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस प्यार, गुस्सा आदि को नियंत्रित करता है।
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? ये अंदर होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अंदर होने वाली अंदर के वातावरण को नियंत्रित करता है। अंदर के वातावरण को कैसे नियंत्रित करता है? मान लीजिए अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा गर्मी है तो ये पसीने के रूप में उसे बाहर निकाल देता है। और इसके साथ साथ ये प्यार, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, ईर्ष्या आदि के बारे में ये भी नियंत्रण, इन सबका भी नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस की मात्रा जो है पुरुषों में कुछ लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। हाइपोथैलेमस कैसे ज़्यादा होता है? हाइपोथैलेमस उत्तेजक भोजन करने से, उत्तेजक भोजन जैसे प्याज, लहसुन आदि को खाने से हाइपोथैलेमस की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो साधु होते हैं वो उत्तेजक भोजन का यूज नहीं करते, उत्तेजक भोजन को नहीं खाते हैं। पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य मस्तिष्क में क्या होता है। मध्य मस्तिष्क दो भागों में डिवाइड होता है। अगर मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो हमारा मध्य मस्तिष्क इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है मनुष्य के मध्य मस्तिष्क दो भागों में डिवाइड होता है, कौन कौन से? कार्पोरा, सेरिब्रल या पेंडिकल। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि सेरिब्रम के बारे में पढ़ा, उसका क्या कार्य होता है या कितने % भाग का होता है, तो इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग कार्पोरल के बारे में समझते हैं विस्तार से। अब हम लोग कार्पोरा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्पोरा क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का भाग होता है कार्पोरा। यह का क्या कार्य करता है? तो कार्पोरा जो है, जो हम देखते हैं आंखों द्वारा, कामा जो हम आंखों द्वारा देखते हैं और जो हम कानों द्वारा सुनते हैं, जो हम कानों द्वारा सुनते हैं, यह सब सेरिब्रम तक पहुंचाता है। हाँ, कार्पोरा का क्या कार्य होता है? जो हम आंखों से देखते हैं कि जैसे कि कोई हमारा भाई है या सगा संबंधी है, तो उसकी जो तस्वीर होती है उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का कार्य कार्पोरा करता है। और जो हम सुनते हैं कि हमने मान लिया कोई भी हमने सॉन्ग सुना, तो वो जो होता है सब सेरिब्रम तक पहुंचाने का कार्य कार्पोरा करता है। अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क तक जो तस्वीर होती है, हमारे सगे संबंधियों की जो तस्वीर होती है उसको पहुंचाने का कार्य कार्पोरा करता है। सेरिब्रल या पेंडिकल एक असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। जब हमारा सेरिब्रम अर्थात हमारा मस्तिष्क बिजी होता है तो शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं, तो उन सभी को नियंत्रण करने के लिए हमारा जो है असिस्टेंट क्या कार्य करता है? असिस्टेंट एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है। तो जो हमारा सेरिब्रल या पेंडिकल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। तो जो हमारा जब मस्तिष्क जो है बिजी होता है तो शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सबका नियंत्रण सेरिब्रल या पेंडिकल करता है। अब हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे मध्य मस्तिष्क का हो गया। अब हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में डिस्कस करेंगे। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क तो सबसे पीछे वाला भाग, ये वाला सबसे पीछे वाला भाग जो होता है पश्च मस्तिष्क कहलाता है। इसमें क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क में तो क्रोमियम नामक हड्डी के आवरण में सुरक्षित रहता है। क्रोमियम नामक हड्डी जो है बहुत ही फाइब्रल बॉन्डों से मिलकर 8 भागों से मिलकर बनी होती है, जिनमें रेशेदार जोड़ होते हैं जो बहुत ही मजबूत होती है। बट पीछे जो पश्च मस्तिष्क है ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। यहाँ पर एक होल टाइप में होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा होल होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा होल होता है जिसे फोरा मैग्नम कहते हैं। अगर यहाँ पर कभी कभी अगर बाहरी चोट कोई ज़्यादा तेज लग जाए तो हमारे थोड़ी देर के लिए हमारा जो है दिमाग काम नहीं करता है। अगर चोट की जो हमारी बाहरी आघात है अर्थात चोट है कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी यहीं से हो सकती है। 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्टूलक, मेडुला ऑब्लांगेटा। पश्च मस्तिष्क 2 भागों में डिवाइड होता है। पश्च मस्तिष्क जो है 2 भागों में डिवाइड होता है। एक सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। एक होता है सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होगा सेरिब्रम। अगर दूसरा सबसे बड़ा भाग की बात करें तो ये हमारा सेरिबेलम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है। क्या कार्य होता है? तो
अगर मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग के बारे में कहा जाए तो यह सेरिबेलम ही होता है। इसका क्या कार्य होता है? सेरिबेलम का कार्य होता है बस बैलेंस बना के रखना, बैलेंस बना के रखना। या सेरिबेलम जो है छोटे बच्चों जो 1-2 साल के होते हैं वो उनमें सेरिबेलम नहीं होता है, तो आप लोगों ने देखा वो चल नहीं पाते हैं। जब उनको खड़ा करो तो वो कांपने लगते हैं या फिर वो चल नहीं पाते हैं। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में जब सेरिबेलम का विकास हो जाता है तो वो चलने लगते हैं। तो इस प्रकार सेरिबेलम कार्य बैलेंस बनाने का कार्य करता है। इसके उदाहरण के लिए हम लोग एक सर्कस का ले रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटी सी लड़की जो है एक रस्सी पर चलती है। अगर वहीं पर हमको चला दिया जाए तो हम लोग जो है नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं उस पर रस्सी पर चलने के लिए, तो हमारा सेरिबेलम रस्सी पर बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो बस सेरिबेलम का कार्य यही होता है कि वो बैलेंस बनाकर रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शराबी कोई होता है वो शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम कमज़ोर हो जाता है, अर्थात वो लड़खड़ा कर चलने लगता है। अब हम लोग सेरिबेलम पर बस यही कार्य होता है कि बैलेंस बना के रखता है बस। अब हम लोग मेडुला अब्लागेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडुला अब्लागेटा का कार्य यह होता है कि शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या होती हैं? मेटाबॉलिक दो प्रकार की होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक मेटाबॉलिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक मेटाबॉलिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। तो हमारे शरीर के अंदर कोई अगर चीज़ बन रही, जैसे 20 प्रोटीन को मिलाकर 20 एमिनो अम्ल को मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण करना निर्माण होता है, तो हमको मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसको एनाबॉलिक कहते हैं। तो इसको हम लोग एनाबॉलिक कहते हैं। और कैटाबॉलिक जो कोई भी चीज़ शरीर में बनकर टूट जाए, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते हैं उसके बाद में जब तक मुंह में रहता है बस उसको ढककर अंदर कर देते हैं, हमको तब तक याद रहता है। बाद में उसके अंदर जो क्रियाएं होती है भोजन को पचाने से रिलेटेड, वो सब किसका कार्य होता है? वो सब मेडुला अब्लागेटा का कार्य होता है कि समय समय पर भोजन को कहाँ पर पहुँचाना है या कहाँ पर ले जाना है। इसमें जो नियंत्रण होता है, कह लीजिए का नियंत्रण, भोजन को पचाने में जो नियंत्रण होता है वो किसकी सहायता से? मेडुला अब्लागेटा की सहायता से ही होता है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को जोड़ दे तो वो मेटाबॉलिक क्रियाएं कहलाने लगती हैं। तो इन सब पर नियंत्रण किसका होता है? इन सब क्रियाओं पर नियंत्रण जो है हमारे मेडुला अब्लागेटा का होता है। एक क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क से कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका या नसें निकलती हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती, जबकि मनुष्य जो है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है, तब भी 12 जोड़ी नसें ही निकलती है मनुष्य के मस्तिष्क से। अब हम लोग मेरुरज्ज के बारे में बात कर लेते हैं। मेरुरज्ज क्या होता है? मेरुरज्ज को हम लोग सेकंड मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। मेरुरज्ज को सेकंड मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो है अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्चिम मस्तिष्क हो गया। अब हम लोग कुछ मस्तिष्क में भी कुछ रह गया तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क से एक क्वेश्चन यहीं पर और बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि मनुष्य के मस्तिष्क से कितनी जोड़ी नसें या तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क से 12 जोड़ी अर्थात 24 नसें या तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब हम लोग मेरुरज्ज के बारे में मेरुरज्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरुरज्ज को सेकंड मस्तिष्क कहा जाता है। जब हमारा मस्तिष्क बिजी रहता है कोई कार्य करने में, तो उसकी जगह पर मेरुरज्ज जो शरीर में होने वाली अन्य सभी क्रियाएं हैं तो उनको नियंत्रण मेरुरज्ज ही करता है। या रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, ये मेरुरज्ज का चित्र है, स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच भाग तक पीठ तक आया रहता है, या हमारे जो पीछे वाली पीठ तक आया रहता है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच भाग में होता है सुरक्षित।
तो मेन बॉडी को कंट्रोल जो है हमारा मस्तिष्क ही करता है। बट अगर कभी कभी हमारा मस्तिष्क बिजी रहता है तो शरीर में जो शरीर में होने वाली अन्य क्रियाओं का नियंत्रण हमारा स्पाइनल कॉर्ड कर देता है, मेरुरज्जु कर देता है। तो मेरुरज्जु को इतना एक्सपीरियंस कार्य करने का नहीं होता। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका या कोशिकाएं निकलती रहती हैं, मस्तिष्क से बहुत अधिक होती है जो कि, तो यह जब कार्य करता है इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं, तो यह 31 जोड़ी नसों के साथ में बिल्कुल रेडी रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम अचानक पढ़ रहे तो हमारा मस्तिष्क पढ़ने का कार्य कर रहा होता है, तो इसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है देखने सुनने की। तो कभी कभी कोई अचानक से हमारा पीछे से दोस्त आ जाता है तो हम चौंक सा जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये शरीर में होने वाली रिफ्लेक्सेशन अर्थात अनुवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। छींकना, खांसना, पलक झपकना आदि सबका नियंत्रण जो हमारा ये है मेरुरज्जु ही करता है। अब जो है कभी कभी आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि हम सोते समय चौंक जाते हैं, तो उस समय जिम्मेदारी जो किसके पास होती है, मेरुरज्जु के पास होती है। तो यह सब मेरुरज्जु के कारण ही होता है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा मस्तिष्क जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद में फिर वहीं पर लौट आते हैं जहाँ पर थे। तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का क्या कार्य होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु क्या करता है? तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का क्या कार्य होता है? शरीर में होने वाली रिफ्लेक्सेशन अनुवर्ती क्रिया, छींकना जैसे पलक झपकना, खांसना आदि का नियंत्रण करता रहता है। और इसके अतिरिक्त इसे हम लोग सेकंड मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड ब्रेन। दोस्तों हमने सेकंड मस्तिष्क मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग फिर से वहीं पर आ जाते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां शुरुआत हमने की थी। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य मेनली जो होता है वो मस्तिष्क होता है, और उसके बाद में जो हमारा होता है सेकंड मस्तिष्क मेरुरज्जु होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रेन और सेकंड ब्रेन मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी जो कोशिकाएं होती हैं, उन सबका योग जो होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र में हो जाता है। और इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का मेनली हमको जो मस्तिष्क पढ़ना था तो हमने मस्तिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है। अब इसके बाद सेकंड मस्तिष्क हो जाएगा, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो है तंत्रिका तंत्र पूरा एक सिस्टम होता है ना, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये किस प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जैसे अनुकंपीय स्वायत्त तंत्रिका स्वायत्त क्रियाएं जो होती हैं, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये अनुकंपीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो अनुकंपीय क्रियाएं क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने अचानक देखा होगा कि जब हमारा कभी कभी लार का सूखना या अचानक लार का सूखना, हार्ट की धड़कनें तेज होना, या फिर कोई अचानक ऐसी घटना घटित हो जाए कि अचानक जो है हमारा जो है लार मुख में लार सूखने लगे और हमारे दिल की धड़कनें जो है तेज हो जाएं, तो इन क्रियाओं को अनुकंपीय क्रियाएं कहते हैं। कोई भी रात के समय में अचानक हम कोई भी चीज़ को देख लें, डर के मारे जो हमारा मुंह सूख जाए और हार्ट की धड़कनें हमारी तेज हो जाए, तो इन क्रियाओं को अनुकंपीय क्रियाएं कहते हैं। और जब ये ठीक होने लगे, हार्ट धड़कनें पूरा नॉर्मल होने लगे और मुंह में फिर से लार बनने लगे, तो इन्हें पराकंपीय क्रियाएं कहते हैं। तो इन प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण हमारे जो है किसमें होता है? स्वतंत्रिका तंत्र में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें से जो 12 जुड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, इनमें से कुछ तंत्रिकाएं मस्तिष्क की और कुछ तंत्रिकाएं हमारे सेकंड मस्तिष्क अर्थात स्पाइनल कॉर्ड की मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो फाइनली इस प्रकार जो है हमारा तंत्रिका तंत्र वाला लेक्चर जो है संपन्न हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।